154 सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी 154 सर धारा एक बात बोले सर अंतर्गत आप पहले मेरा पूरा बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा, और अगर जरूरत पड़े तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल हम दोबारा आपसे 1 महीना बाद कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आपको सिखाया जा रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। तो धारा 154 यानी सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ये कुछ प्रक्रिया है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है जो वो खुद लिख करके जा करके वहां पे दर्ज कर सकता है, बेहतर है। अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिनको लिखना नहीं आता है, तो क्या ऐसे में उनका एफआईआर दर्ज नहीं होगा? ये एक सवाल। तो बिल्कुल उनका एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि हर थाना में एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त करके रखा गया है, जिनका काम सिर्फ एफआईआर दर्ज करना है। तो जिस व्यक्ति को, मान लीजिए आपको थाने में जाकर के एक एफआईआर रजिस्टर कराना है, लेकिन आपको लिखना नहीं आता है, तो ऐसे में क्या करेंगे? आप उस थाने में जाएंगे, उस एफआईआर रजिस्टर कराने वाले जो ऑफिसर ड्यूटी है उनसे मिल करके आप अपना मुंह से जो आप बोलना चाहते हैं, एफआईआर जो रजिस्टर कराना चाहते हैं, वो आप बोलेंगे, और आपका हर शब्द वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी जो है एफआईआर वाले वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। और अंत में आपका जब बयान खत्म हो जाएगा तो वो आपका पूरा बयान को आपको पढ़ के सुनाएंगे कि आपने ये कहा, क्या ये सही है? तो जब आप बोलेंगे कि हाँ ये सही, मैंने जो बोला ये सही है, तब आपको उस पर दस्तखत करवाया जाएगा। तब जा करके उसमें एफआईआर लॉज होती है, और एफआईआर नंबर फलाना फलाना बोल के एफआईआर रजिस्टर में उसका लॉज होता है। ये हुआ एफआईआर लॉन्च करने का प्रक्रिया। समझ में आ गए बात? अब आते हैं दूसरा बात। अब एफआईआर जो होता है, एफआईआर तो आपने बता दिया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, लेकिन एफआईआर जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे रजिस्टर होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होता है उस पे एफआईआर दर्ज होती है। तो उस हिसाब से उस एफआईआर को फिर पुलिस को उसी हिसाब से उस पे प्रक्रिया शुरू करना होता है, उसी हिसाब से पुलिस को एक्शन लेना होता है। गिरफ्तारी विदिन 24 आवर्स पुलिस को अगर गिरफ्तारी करना है तो गिरफ्तार करना होता है। अब आते हैं हम लोग कि जब एफआईआर किसी व्यक्ति ने दर्ज कर दिया, अब पुलिस जाएगी एफआईआर के बिना पे किसी को अरेस्ट करने के लिए। मान लीजिए कि प्रसन्न दास ने अपूर्व सरकार का अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दिया। ठीक, एफआईआर दर्ज हो गई। अब पुलिस जाएगी अपूर्व सरकार के घर पे, और अपूर्व सरकार को ये बोला जाएगा कि प्रसन्न दास का एफआईआर उनका रिटर्न कंप्लेन का आधार पे आपको हम लोग गिरफ्तार करने आए हैं, तो आप हमारा साथ थाने चलिए। और यही बात अपूर्व सरकार के घर वालों को भी बताया जाना चाहिए, बताया जाता है कि आपका पति के खिलाफ या आपका भाई के खिलाफ या आपका लड़का का खिलाफ फलाना फलाना ने एफआईआर दर्ज की है, तो उस एफआईआर के बिना पे हम इनको अरेस्ट करने आए हैं, इनको हमारा साथ चलना है। ठीक, ये हो गया पहला प्रक्रिया एफआईआर के बाद। अब दूसरा प्रक्रिया, जब प्रसन्न दास ने अपूर्व सरकार का अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया, पुलिस ने जा करके अरे हाँ अपूर्व सरकार को
गिरफ्तार करके थाने ले आए। अब क्या करेंगे? कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है जो पुलिस को करनी होती है। जैसे कि जिस प्रकार का कंप्लेन होता है, उस आधार पे जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया है, तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपका अगेंस्ट में ये कंप्लेन है, तो आप फलाना टाइम पे फलाना समय में आप कहाँ थे या आप क्या कर रहे थे, तो आप ये काम पे संलग्न थे नहीं थे। तो उस आधार पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एक शुरू होता है। अब लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया जो है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दिया, पुलिस ने जा करके उसको अरेस्ट करके लेके आया और उनका पास जितना समय था उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट में फॉरवर्ड करना पड़ता है पुलिस को। विदिन 24 आवर्स पुलिस को उस व्यक्ति को कोर्ट में फॉरवर्ड करना होता है। हाँ, अगर पुलिस को लगता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो ऐसे में पुलिस कोर्ट से एक एप्लीकेशन करती है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस व्यक्ति को हमें वापस पीसी में दिया जाए। पीसी माने पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड। तो ऐसे में फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि उनको 2 दिन या 4 दिन या 1 दिन, जो भी एक रीजनेबल टाइम होगा इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए फिर पुलिस को कोर्ट रिमांड में दे देती है, जिसको पुलिस कस्टडी बोलते हैं। अब पुलिस वापस उस व्यक्ति को लेकर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है उस टाइम पीरियड का अंदर, उस टाइम फ्रेम का अंदर में उनको कंप्लीट करना होता है। लेकिन पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड में या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में कोई थर्ड डिग्री का टॉर्चर अलाउड नहीं है, परमिसेबल नहीं है। हम लोग अक्सर देखते हैं जब पुलिस कस्टडी में होता है, बहुत आव भाव ताव, कहाँ कहीं डंडा मारा जाता है, कहीं उल्टा लटका करके मारा जाता है। तो ये जो है ये इलीगल है। कहीं भी थर्ड डिग्री टॉर्चर का परमिशन नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो जहां थर्ड डिग्री यूज किया जाता है, वहां पे जो व्यक्ति है, जो एक्यूज है, देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस ने लाया, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं खाली कि प्रसन्न दास ने अपूर्व सरकार का अगेंस्ट में कंप्लेन किया, एफआईआर किया, पुलिस ने अपूर्व सरकार को अरेस्ट करके लाया और कोर्ट में फॉरवर्ड किया और कोर्ट से फिर उनको रिमांड में लिया पुलिस कस्टडी में। लेकिन अभी इन सारी प्रक्रिया में अपूर्व सरकार क्या है? एक अक्यूज है, उनको गिल्टी नहीं पाया गया है। ध्यान से समझिएगा, वो अभी सिर्फ एक्यूज है, उनको गिल्टी नहीं पाया गया है। अब उनका अगेंस्ट में जो तथ्य है, जो कंप्लेन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सारा रिपोर्ट पुलिस तैयार करके कोर्ट में पेश करेगी। उसको बोलते हैं चार्जशीट। जब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है, तब जाकर के कोर्ट का प्रोसीडिंग शुरू होता है। फिर कोर्ट अपने हिसाब से, अब कोर्ट अपने हिसाब से यानी कोर्ट किस हिसाब से चलती है? कोर्ट चलती है एविडेंस के हिसाब से। तो अगर कल को मान लीजिए कि एविडेंस पूरी नहीं होने से
या तो कहीं न कहीं कुछ चूक होने की वजह से अपूर्व सरकार को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो वो तो एक्यूज़ से बरी हो गए ना, तो उनको कॉन्विक्ट या तो वो क्या बोलते हैं गिल्टी नहीं बोल सकते। गिल्टी या कॉन्विक्ट तब बोल सकते हैं कि उनके अगेंस्ट में जितने भी कंप्लेन थे दर्ज किया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी, वो अगर उनके अगेंस्ट में साबित होता है कोर्ट में, तब जा करके उनको गिल्टी माना जाएगा। तो तब तक उनको गिल्टी नहीं कहा जा सकता, जब तक उनके अगेंस्ट में ये प्रूव नहीं किया जाए कोर्ट। तब तक उनको सिर्फ क्या कहा जा सकता है? अक्यूज्ड। अक्यूज यानी उनका ऊपर में आरोप है, लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ है, तो आरोपी है वो सिर्फ। जिस दिन आरोप साबित होगा, फिर उस दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि ये वाकई में आरोपी आरोपी जो है गिल्टी है और इनको ये सजाएं दी जाती है, तो इनको कॉन्विक्ट कहा जाता है। जब उनको जेल में डाला जाता है, तब उनको कॉन्विक्ट कहा जाता है। लेकिन जब तक आरोपी है, तब तक वो सिर्फ अक्यूज ही रहेंगे। अगर उनका कोर्ट का प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, देखिए, अगर पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में फॉरवर्ड करती है विद इन 24 आवर्स, ठीक? जैसे मैंने अभी बताया, 24 घंटे में पुलिस ने कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया। अगर पुलिस को लगेगा कि हमको वापस चाहिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन्होंने पुलिस रिमांड पे ले लिया। अगर नहीं चाहिए तो फिर वो उनको कोर्ट को सौंप देते हैं। तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है, जब तक उनका फाइनल चार्जशीट पुलिस से नहीं आती है, तब तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। जुडिशियल कस्टडी यानी पहले हम लोग उसको जेल बोला करते थे, लेकिन अभी उसको चेंज कर दिया गया, उस शब्द को चेंज कर दिया गया। जेल को सुधार गृह का नाम दिया गया है, करेक्शनल होम। क्योंकि कुछ लोग तो वहां पे सिर्फ आरोपी है ना, तो उनका जुर्म तो साबित हुआ नहीं है, तो उनको जेल में डालने से उनका मान सम्मान पे फर्क पड़ रहा है, उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सुधार गृह, करेक्शनल होम, उसको चेंज कर दिया गया। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये है टोटल आपका सेक्शन 154 का डेफिनेशन, जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और जैसे मनोज जी ने कहा कि सेक्शन 155, तो सेक्शन 155 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सॉरी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी बेलेबल सेक्शन जो होता है। उसमें जैसे मान लीजिए मनोज सराफ ने